नमस्कार, मैं गोविंद सिंह मीना राजकीय महाविद्यालय बारा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम आज की कक्षा में भारत के भौतिक विभागों की श्रृंखला में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रायद्वीपीय पठार ही चल रहा है और हमने इसके बारे में कुछ जो उच्च भूमि पठार है प्रायद्वीपीय पठार के, उनके विषय में भी हमने जानने का अभी तक प्रयास किया है। हमने अभी तक जो डिस्कस कर लिया है हमने अभी तक देख लिया है, दक्कन का पठार देख लिया है। इसके अलावा हमने पश्चिमी घाट जो पर्वत के रूप में भी हमने देखा है। पश्चिमी घाट पर्वत भी हमने देख लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक अनवर श्रृंखला के रूप में दक्कन का पठार हमने देखा है। इसके अलावा मालवा का पठार हमने, इसके अलावा बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुरा पठार, इनका भी हमने अध्ययन करने का प्रयास किया है। आज की हमारी कक्षा में 2-3 पठार और हैं, वो देखेंगे। फिर कुछ पर्वत श्रेणियां हैं वो देखेंगे हम। यहाँ पे कर्नाटक का पठार है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ये कर्नाटक का पठार, कर्नाटक प्लेटू है। कर्नाटक पठार का ही भाग नीचे की तरफ यहाँ पे, इसको हम अलग से भी लिख देते हैं, बाकी है कर्नाटक के पठार का ही भाग। ये मैसूर के पठार के रूप में है, मैसूर प्लेटू। और यहाँ पर एक पठार और है जिसका हम तेलंगाना पठार के रूप में अध्ययन करते हैं, तेलंगाना। मैं इनके विषय में कुछ मोटी मोटी बातें आपको बताता हुआ चलूंगा, हम इसको बहुत लंबा नहीं खींचें। कर्नाटक का जो पठार है इसके बारे में हम मुख्य बातें देखें तो इसके मुख्यतः 2 भाग हैं कर्नाटक के पठार के। कर्नाटक और मैसूर के पठार को हम एक यूनिट करके देख रहे हैं। 600 मीटर की जो समोच्च रेखा इस पठार की, वो इसे लगभग 2 समान भागों में बांट देती है, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। उत्तरी भाग में कृष्णा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, घाट प्रवाह और माल प्रवाह इसमें आकर के मिल जाती हैं। इसके अलावा मैसूर का पठार जो है ये इसका दक्षिणी भाग है। मैसूर के पठार की जो प्रमुख नदी है वो कावेरी है। मैसूर के पठार की प्रमुख नदी है, कई बार पूछा गया है, तो वो कावेरी नदी है। साथ ही ये जो मैसूर का पठार है ये बहुत सीमांकित पठार है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसकी सीमा निर्धारित है। पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिमी घाट है, पूर्व में देखेंगे तो पूर्वी घाट है, दक्षिण में यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो ये पठार बहुत अच्छे से सीमांकित है, मैसूर का पठार। तेलंगाना का पठार है, यहाँ की प्रमुख नदी वर्धा रिवर है। और हैदराबाद, सिकंदराबाद जो ट्विन सिटीज हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये दोनों ट्विन सिटीज इसी तेलंगाना के पठार पर स्थित है। ये इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, ज्यादा कुछ इनके बारे में जानने के लिए कुछ है नहीं। चट्टानें कैसी मिलती है, ये सब प्राचीन भूखंड है, तो और यहाँ की जो चट्टानें अधिकांशतः प्राचीन ही चट्टानें, बहुत प्राचीन चट्टानें, ज्यादा कुछ विशेष जानने के लिए हमारे पास इनके संबंध में कुछ है नहीं। अब हम बात करेंगे कुछ पर्वत श्रेणियों की। यहाँ पे हमारी इस तरीके से 2 समानांतर पर्वत श्रेणियां हमने पहले भी देखा है, एक है विंध्याचल और दूसरी है सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से हमारी नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा के दक्षिण की ओर ताप्ती रिवर बहती है, ये हम देख चुके हैं पहले। अब यहाँ पे जो हम विंध्याचल के बारे में देखें, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है, सबसे मुख्य बात यह है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, यानी कि कहीं ना कहीं एक जियोलॉजिकल डिवाइडर भी है, इसके अलावा एक जियोग्राफिक डिवाइडर भी है, यानी कि भारत के उत्तरी भाग को और भारत के दक्षिणी भाग को अलग करता है एक दूसरे से। इसके अलावा ये एक वाटर बैरियर के रूप में भी, एक जल विभाजक के रूप में भी काम करता है, उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से अलग कर देता है विंध्याचल पर्वत
जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बातें समझ लेते हैं। विंध्याचल, क्षमा करें, ये शुरू होता है हमारे नर्मदा नदी के मुहाने से। इसकी शुरुआत नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर के और यहाँ भारनेर और पारसनाथ तक की पहाड़ियां, इधर यहाँ पे भारनेर और पारसनाथ की पहाड़ियां हैं, ये इसी का फैला हुआ रूप है विंध्याचल श्रेणी का। तो आगे ये भारनेर और पारसनाथ की पहाड़ियों तक ये विस्तृत है और ये इन्हीं का विस्तृत रूप है विंध्याचल का है, जो कटी फटी पहाड़ियां हैं। इसके बाद इसकी जो एवरेज हाइट है इसकी लगभग 900 मीटर। कई कई जगहों पर ये ऊंची भी है, कई कई जगहों पर ये बहुत नीची भी है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है हमारी, इसमें जो पत्थर मिलते हैं मुख्यतः हमारे यहाँ का जो बिल्डिंग मटेरियल स्टोन है और जो पुराने कई किले वगैरह, स्मारक वगैरह जो हैं वो इस पर्वत श्रेणी से निकले हुए पत्थरों से बनाए जाते हैं। बिल्डिंग स्टोन बहुत उत्तम क्वालिटी का हमको विंध्याचल पर्वत श्रेणी से मिलता है। यहाँ पर एक सीमांत दरार भी पाई जाती है जिसको हम कह देते हैं GBF, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। GBF क्या है? एक प्रकार की जियोलॉजिकल दरार है, जियोलॉजिकल फॉल्ट है, यानी कि ये अरावली भी हमारे जो हम पढ़ेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला को हम इस प्रायद्वीपीय पठार का भाग मानते हुए पढ़ेंगे। तो अरावली की स्ट्रक्चर और विंध्याचल की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इन दोनों के ग्रुप को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने के लिए, जैसे मान के चलो कि ये कोई स्ट्रक्चर है A जो इस तरीके से है और ये कोई स्ट्रक्चर है B जो इस तरीके से है, इन दोनों के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए कोई एक जियोलॉजिकल जो लाइन है उसको हमने क्या कह दिया? ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, जो किस किस के बीच में किस किस की भूवैज्ञानिक संरचना को अलग करता है? अरावली की और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एक जब बात चल पड़ी तो मैं इससे संबंधित 2-3 चीजें और बता देता हूं। हम हिमालय में इसके विषय में पढ़ना भूल गए हैं। MCT है, एक MCT है हमारा, जिसे हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये हमारे महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, यानी कि जैसे हमारा GBF अलग कर रहा था अरावली और विंध्याचल की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, ऐसे ही जो MCT है यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये हमारे महान हिमालय और लघु हिमालय की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अलग करता है। एक और है जिसको हम कह देते हैं MBF, इंग्लिश में इसको कह देते हैं मैन बाउंड्री फोल्ड, और ये सिचुएटेड है हमारी शिवालिक और लघु हिमालय की श्रेणियों के बीच। तो 3 ऐसे कंपोनेंट हो गए हमारे पास जिनको हमें ठीक से ध्यान रखना है। हम हिमालय पढ़ते टाइम नहीं देख पाए इसको, लेकिन जब बात GBF की चल पड़ी है तो उससे संबंधित चीजें हम आपको यहाँ बताते चले। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। दूसरा है MBF मेन बाउंड्री फोल्ड, जो शिवालिक और लघु हिमालय की, मैं फिर एक बार कह दूं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर, इससे मतलब है हमारा कि भूमि के नीचे जो इनकी आंतरिक संरचना है, जो इनका बना हुआ स्वरूप है, तो दोनों की अलग अलग है और उनके बीच में जो जियोलॉजिकल लाइन है, भूवैज्ञानिक संरचना में जो विभेद कर रही है जो रेखा, हम उसे MBF शिवालिक और लघु हिमालय के बीच। और हमने जो बात करी थी, अब हम वापिस हमारे टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार पर आ जाते हैं। उम्मीद है ये शायद आपको समझ में आया होगा कि इन लाइंस का क्या मतलब है। तो GBF जो है ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, वो अरावली और विंध्याचल के बीच का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इनके बीच की जो भूवैज्ञानिक संरचना है, उनको ये अलग करती है।
विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार हमने देख लिया है, नर्मदा के मुहाने से लेकर के भारनेर कैमूर तक, और इधर इनका विस्तृत रूप फैला हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल स्टोन, बिल्डिंग स्टोन के लिए ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी बहुत ज्यादा फेमस है। नर्मदा इसके बिल्कुल दक्षिण दोनों पहाड़ियों के बीच से बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है, हमने देखा था कि छोटा नागपुरा पठार पर बहने वाली दामोदर नदी भी रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी क्या होती है ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। उम्मीद है शायद आपको इस विषय में जानकारी होगी, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको डिस्क्राइब करें। तो ये हो गई हमारी विंध्याचल श्रेणी। इसकी मुख्य बात यह है कि ये ज्योग्राफिकल और वाटर बैरियर दोनों के रूप में ये काम करती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है। दूसरी हमारी है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है ये यहाँ पे गुजरात में राजपीपला हिल्स पड़ती है, गुजरात स्टेट में। तो ये राजपीपला की पहाड़ियों से, राजपीपला हिल्स से ये शुरू होती है पश्चिम में, और कहां तक इसका विस्तार मिलता है, आगे भारनेर, कैमूर, महादेव, मेकाल, ये जो इसकी कुछ श्रेणियां हैं। महादेव विंध्याचल का अंश है, और मेकाल, भारनेर, कैमूर ये सतपुड़ा का विस्तृत रूप है पूर्व दिशा की ओर। तो ये पश्चिम में राजपीपला हिल्स जो गुजरात स्टेट में पड़ती है वहां से शुरू होकर के और आगे बढ़ती हुई है कहां तक, भारनेर, कैमूर, जो इन्हीं का सतपुड़ा का ही विस्तृत रूप है वहां तक ये, यानी कि ये राजमहल गारो गैप में राजमहल की पहाड़ियां पड़ती है। राजमहल गारो गैप क्या है, एक गर्तनुमा संरचना है जिसको गंगा और उसकी सहायक नदियों ने अपने अवसादों से भर दिया, उसको हम राजमहल गारो गैप कहते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। तो राजमहल की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है, यानी कि इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण राजमहल की पहाड़ियां कर देती हैं। ये भी नर्मदा नदी के दक्षिण में और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक तरीके से दोनों को अलग करती हुई ये अनवरत श्रृंखला है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़, जिसकी हाइट 1350 मीटर है। और ये धूपगढ़, इसके बाद धूपगढ़ के पास में ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताता चलूं आपको, पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन पड़ता है मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश का प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, और ये धूपगढ़ के पास भी पड़ता है। दूसरा इसका जो शिखर है वो है अमरकंटक। अमरकंटक के पास से ही हमारी नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक, इसकी हाइट 1050 मीटर के आसपास है। ये एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन दूसरा ऊंचा शिखर जो है अमरकंटक है। अमरकंटक के पास ही हमने देखा है कि महादेव की पहाड़ियों से ये नर्मदा नदी निकलती है। और यहाँ पर इस पूरी श्रेणी में जो सतपुड़ा की श्रेणी है, यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात हमको देखने को मिलते हैं। और जो एक बहुत ज्यादा पूछा गया जलप्रपात है वो है हमारा नर्मदा नदी का धुआंधार जलप्रपात, जो नर्मदा नदी पर बनता है, धुआंधार जलप्रपात। ये कहाँ पड़ता है, जबलपुर में ये धुआंधार जलप्रपात पड़ता है। यहाँ पे संगमरमर की चट्टानें भी देखी जा सकती हैं। इस पूरी श्रृंखला में ये जो दोनों विंध्याचल और सतपुड़ा है, ये इन श्रेणियों में हमको बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उनकी भी प्राप्ति हमको होती है। ये इनका विस्तृत अध्ययन कि यहाँ कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं वो हम जब खनिज पढ़ेंगे भारत के, तब हम विस्तृत रूप से देख लेंगे। आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करें, आगे की जो बातें होंगी हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।